एक बात क्लियरली तुम लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है, वो ये है कि यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन बैटल एंड वॉर। ठीक है, बैटल जो है और वॉर में ये डिफरेंस होता है जिस तरह ओशन और सी में डिफरेंस होता है। अगर कभी ये एनालॉजी भी आ जाए तो इसको आप इस तरह कर सकते हैं, वॉर एंड बैटल। वो सिर्फ आपसे ये पूछेगा कि वो जो वॉर थी वो क्यों लड़ी गई, व्हाई देयर वाज अ वॉर, कौन कौन से स्टेप्स उसको वॉर तक लेके गए और उस वॉर का इम्पैक्ट क्या हुआ। और जो रीजंस ऑफ द वॉर होती हैं ब्रॉडली हम उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। द वन इज सोशल रीजंस, देन पॉलिटिकल रीजंस एंड देन इकोनॉमिक रीजंस। सोशल रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस एंड इकोनॉमिक रीजंस। अब मेरी बात सुनो, अगर आपको ये टेक्निक आती है वॉर का एनालिसिस करने की, अगर आपको वॉर का एनालिसिस करने की ये टेक्निक आती है तो आप ये देखें कि 1 2 3 4 5 और 6 तो आपकी हेडिंग्स यहीं पे बन गई हैं। मतलब वॉर के क्वेश्चन की 6 हेडिंग्स तो आपकी यहीं पे बन गई हैं। जब भी वॉर हो आप देखें उसकी काजेज क्या थी, कौन कौन से इवेंट्स वॉर तक लेकर आए और उसके इम्पैक्ट क्या हुए। और काजेज में आप देखें कि सोशल रीजंस क्या थी, पॉलिटिकल रीजंस क्या थी और इकोनॉमिक रीजंस क्या थी। हमने लास्ट क्लास में वो ये देखा कि ये 13 कॉलोनीज थी जिनको ब्रिटेन ने बनाया था, यूके ने, और ये वो कॉलोनीज थी जो लॉयल थी। तो उन कॉलोनीज के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हीं कॉलोनीज ने ब्रिटिश के अगेंस्ट जंग लड़ी। अब हम देखते हैं ये वाई कि रीजंस क्या थी। उस रीजन में जो पहली रीजन हम देखने लगे हैं वो है इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक रीजन कि इकोनॉमिक रीजन क्या थी। दैट इकोनॉमिक रीजन वाज मर्केंटालिज्म। ठीक है, अब मर्केंटालिज्म का आपने लफ्ज बड़ी दफा सुना होगा। अब मर्केंटालिज्म को बेहतरीन तरीके से हम डिफाइन करते हैं। हम इसकी डेफिनेशन को रट्टा नहीं लगाएंगे, हम इसकी डेफिनेशन को रट्टा नहीं लगाएंगे, हम इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। आप भूल जाओगे हम एक दफा मर्केंटालिज्म पढ़ रहे हैं। अब देखो कि रियलिज्म क्या होता है। रियलिज्म के लिए जो एक कोटेशन है आप वो याद कर लें, वो है एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज बिकॉज ऑफ स्टेट। नूरजहां का वो गाना सुना है कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे ये नूरजहां नहीं कह रही, ये कह रहा है संजू। संजू कह रहा है कि दुनिया में स्टेट के अलावा कुछ नहीं रखा। जिस तरह नूरजहां कहती है कि तुम्हारी आंखों के सिवा दुनिया में रखा गया है, उस तरह संजू ये कह रहा है कि दुनिया में स्टेट के अलावा कुछ नहीं रखा। इसका मतलब है कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज बिकॉज ऑफ स्टेट। तो इसलिए किसी भी स्टेट के लिए उसकी सिक्योरिटी, किसी भी स्टेट के लिए उसकी सॉवरेनिटी, किसी भी स्टेट के लिए उसका डिफेंस सबसे इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी स्टेट के लिए उसकी सिक्योरिटी, उसकी सॉवरेनिटी, उसका डिफेंस सबसे इम्पोर्टेंट होता है।
बाकी सारे जाएं भाड़ में। They don't care about that. And this is called realism. कि जब आपके लिए आपकी स्टेट की सिक्योरिटी, आपकी स्टेट की सॉवरेनिटी और आपकी स्टेट का डिफेंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हो और बाकी सारे जाएं भाड़ में, दिस इज कॉल्ड रियलिज्म। एंड economic variant of realism is called what? Mercantilism. Economic variant of realism is called mercantilism. अब इसका मतलब तुम खुद ही निकाल लो कि जब कंट्री ए की कंट्री बी के साथ ट्रेड प्रैक्टिस ऐसी हो, जब कंट्री ए की कंट्री बी के साथ ट्रेड प्रैक्टिस ऐसी हो कि सिर्फ कंट्री ए को फायदा हो रहा हो और कंट्री बी बेशक जाए भाड़ में, दिस इज कॉल्ड मर्केंटालिज्म। तो यूके की जो 13 कॉलोनीज थी, यूके की जो 13 कॉलोनीज थी, उनकी जो यूके के साथ ट्रेड होती थी वो रेगुलेट यूके करता था और यूके इस ट्रेड को इस तरह रेगुलेट करता था कि सिर्फ यूके को फायदा होता था एट द कॉस्ट of these colonies. UK used to get benefit at the cost of colonies. UK ने नंबर ऑफ एक्ट्स पास किए और हर एक्ट के साथ नंबर ऑफ एक्ट्स पास किए, तकरीबन 10 एक्ट्स पास किए और हर एक्ट के साथ यूके को बेनिफिट हुआ जबकि कॉलेज को क्या हुआ? लॉस हुआ। ठीक है ना। और जो मोहब्बत होती है ना, मोहब्बत वो दो तरफा होती है। ठीक है, जब दोनों तरफ से अट्रैक्शन होना तो फिर ही वो मोहब्बत कामयाब होती है। उसने पास्ट पेपर्स में कभी कभी क्या किया है, कभी कभी ये किया है कि इस मर्केंटालिज्म के ऊपर कॉलोनीज ने इस यूके के अगेंस्ट वॉर लड़ी थी और मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था ये कॉलोनीज ब्रिटिश ने एस्टैब्लिश की थी और ये कॉलोनीज उनसे लॉयल थी। तो आज हम ये देख रहे हैं कि उन लॉयल कॉलोनीज के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने he will remain loyal to king। वो लोग जो लॉयल थे उन्होंने जंग लड़ी ना, ये 30 कॉलोनी जो लॉयल थे उन्होंने जंग लड़ी ना। तो फर्स्ट रीजन इज मर्केंटालिज्म। अगर यहां तक समझ आ गई है तो ओके कॉल दो। अरे अब ठीक है। आप ना 3 लफ्ज याद करें, कोई मतलब नहीं उनका, आप याद करें मवम, मवम, जेम और सन। सन ये जो अर्थ वाला सन होता है, ठीक है। मवम, जे और सन, ठीक है। इस सन को आप यहां पे बना लें, ये वाला जो सन लिखा है ना आप उसको यहां पे बना लें, ठीक है। बन गया सन, ठीक है। उसके नीचे आप लिखें मवम, MVEM, मवम हो गया। उसके बाद लिखें ये जीम से लिख लें जे, और अगर ये सन है तो ये वाला सन एंड पे बना दें। ये क्या बन गया है? ये बन गया है आपका सोलर सिस्टम। कैसे? ये है मरकरी, वेनस, अर्थ,
मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये 2 लफ्ज याद हो गए ना, मैम जे सन तो एंड पे बनाना ही बनाना है। तो आपको अब आगे बाद कभी भूलेगा नहीं कि जुपिटर से पहले कौन सा है और जुपिटर के बाद कौन सा है, अर्थ से पहले कौन सा है और अर्थ के बाद कौन सा है। इसी तरह हमने मर्केंटालिज्म याद करना है। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूएस हिस्ट्री, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूएस हिस्ट्री। इस तरह हमने 2 लफ्ज याद करने हैं, नेस, फिर हमने याद करना है डेम, नेस, डेम, और कोरोना की वजह से ये एक एस है, तो ड्यू टू कोरोना इसको दूसरे एस से अलग रखा गया है। सोशल डिस्टेंस होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और इनके दरमियान एक सिक्योरिटी गार्ड को खड़ा किया है, इधर सी और इधर क्यू। नेस, डेम, ये सलमा है और ये शुमाइला है, इनको रखा है अलग ड्यू टू सोशल डिस्टेंस, और एक पहरेदार इधर खड़ा किया है और एक पहरेदार इधर खड़ा किया है। अगर याद हो गया तो समझो आपको मर्केंटालिज्म याद हो गया। 20 नंबर का a very important question of US history. How? अब हम इसको देखते हैं। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा नेस, उसके बाद मैंने क्या लिखा? डैम, उसके बाद मैंने लिखा ये सलीम है, उसको शुएब से अलग रखा है ड्यू टू क्वारंटीन, और यहाँ पे है सी और क्यू। असल में ये नंबर ऑफ एक्ट्स थे, ये नंबर ऑफ एक्ट्स थे जो ब्रिटेन ने पास किए, और हर एक्ट वाज अ टाइप ऑफ मर्केंटालिज्म। ईच एक्ट वाज मर्केंटालिज्म, जिसको वो लोग बर्दाश्त करते रहे, लेकिन जब उनकी बर्दाश्त खत्म होगी देन दे वेंट टू वॉर। एन से था नेविगेशन एक्ट, ई से इनमरेटेड एक्ट, एस से स्टेपल एक्ट, ड्यूटी एक्ट, इन्फोर्समेंट एक्ट, मोलासेस एक्ट, शुगर एक्ट, करेंसी एक्ट, क्वार्टरिंग एक्ट एंड स्टैम्प एक्ट। अब हम एक एक को प्रूव करते हैं कि ये किस तरह मर्केंटालिज्म था। So in 1651 Britain passed an act, and this act is called Navigation Act. यहाँ पे था यूके की 13 कॉलोनीज थी, यहाँ पे थी यूके की 30 कॉलोनीज, ठीक है, और यहाँ पे था यूके, ये अमेरिकन में 13 कॉलोनीज थी और यहाँ पे यूके था। इनके दरमियान जो ट्रेड होती थी, या वो यूके के अपने शिप ब्रिटेन के शिप में हो जाती थी, या ये फ्रांस के शिप में हो जाती थी, या ये स्पेन के शिप में हो जाती थी, या ये ट्रेड द नेदरलैंड के शिप में हो जाती थी। अब अगर कॉलोनीज ने तो इधर चीज भेजनी होती थी और इधर से मंगवानी होती थी, तो जो कंट्री के शिप उनको कम कीमत पे अवेलेबल होते थे वो उनको यूज कर लेते थे। मतलब अगर एक चीज इधर से इधर आ रही है और उसके ऊपर ट्रैवल चार्जेस कम होंगे, एक चीज इधर से इधर आ रही है उसके ऊपर ट्रैवल चार्जेस कम होंगे, तो वो चीज यहाँ पे आके सस्ती मिलेगी, उससे कॉलोनीज को क्या होगा? फायदा होगा। अगर एक चीज इधर से इधर आ रही है उसके
वक्त ट्रैवल चार्जेस कम होंगे तो वो कॉलोनीज में आके सस्ती मिलेगी और कॉलेज वालों को फायदा हो जाएगा। लेकिन यूके कहता था कि कॉलोनीज किसकी हैं, मेरी हैं, और उनका मंत्र ये था कि कॉलोनीज ओनली एग्जिस्ट टू बेनिफिट, colonies only exist to benefit the motherland। तो कहते हैं कि कॉलोनी की वजह से जो सिर्फ और सिर्फ फायदा होना चाहिए वो मदरलैंड को फायदा होना चाहिए। Only motherland should get the benefit। मतलब सिर्फ और सिर्फ यूके की कॉलोनीज का सिर्फ यूके को फायदा होना चाहिए। उन्होंने एक्ट पास किया 1651 में, एंड दिस एक्ट इज कॉल्ड नेविगेशन एक्ट। उस एक्ट में ये था कि आज के बाद यूके और यूके की कॉलोनीज के दरमियान, मतलब यूरोप और यूरोपियन कॉलोनीज के दरमियान, यूरोप और यहाँ पे जो ब्रिटिश कॉलोनीज हैं उनके दरमियान जितनी भी ट्रेड होगी, I'm repeating sorry, यूरोप और यूके की जो 13 कॉलोनीज हैं उनके दरमियान जितनी भी ट्रेड होगी वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के शिप में होगी, यूके के शिप में होगी, और किसी के शिप में वो ट्रेड अलाउ नहीं होगी। अब आप सोचें कि यहाँ पे जो यूके के ट्रेडर्स हैं या वो लोग जो ट्रांसपोर्ट से डील कर रहे थे उस टाइम या शिपिंग से डील कर रहे थे जो लोग, ठीक है, तो यूके में जो लोग शिपिंग से डील कर रहे थे उनकी इस रूट पे क्या कायम हो गई, मोनोपोली। उनकी इस रूट पे क्या कायम होगी, मोनोपोली, ठीक है। अब सीन क्या है, अब सीन ये है कि अब अगर कोई चीज जहां से इधर जाती थी तो उसके ऊपर ट्रैवल चार्जेस क्या होते थे, ज्यादा होते थे। क्यों? बिकॉज उनकी मोनोपोली हो गई थी। जब उन लोगों के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचती थी, सिर्फ यूके के शिप यूज करने पड़ते थे, तो यूके के शिप जो चार्जेस हैं वो अपनी मर्जी से करते थे। तो यहाँ पे इनकी कायम होगी मोनोपोली। अब जो चीज इधर से इधर आती थी उसके ऊपर ट्रैवल चार्जेस होते थे ज्यादा। जब ट्रैवल चार्जेस ज्यादा होते थे तो वो यहाँ पे आके महंगी मिलती थी, यहाँ पे आके वो कमोडिटी महंगी मिलती थी। अब देखो इससे डायरेक्ट फायदा किसको हुआ, यूके को, और लॉस किसको हुआ, कॉलोनीज को। और यही मैंने तुम्हें मर्केंटाइलिज्म में पढ़ाया है कि जब आपको सिर्फ फायदा हो और दूसरा जाए बाहर में, दिस इज कॉल्ड मर्केंटाइलिज्म। एंड हाउ दिस नेविगेशन एक्ट वाज अ काइंड ऑफ मर्केंटाइलिज्म। ओके, समझ आ गई है, बेहतरीन हो गया। अब इन 1660 एक और एक्ट पास हुआ, एंड दिस एक्ट इज कॉल्ड इनमरेटेड एक्ट। अब ये मैंने ई कहां से लिया है भला, यूके की बच्चे, 93 बच्चे, यूके की मोनोपोली कायम होगी ना। इनमरेटेड एक्ट, ये मैंने ई लिया है, ये इस ई से, एन से नेविगेशन एक्ट, ई से इनमरेटेड एक्ट। अब इनमरेटेड एक्ट क्या है कि जो यूके की 13 कॉलोनीज थी
वो जो अपना रॉ मटेरियल थी, जो अपना रॉ मटेरियल था, जैसे कॉटन रॉ मटेरियल होती थी, जैसे शुगर रॉ मटेरियल होती थी, जैसे टोबैको रॉ मटेरियल होता था, ठीक है, जैसे स्किन हाइड जो खाले होती हैं वो रॉ मटेरियल होती थी। कॉलोनीज अपना रॉ मटेरियल या यूके को एक्सपोर्ट करती थी या वो फ्रांस को एक्सपोर्ट कर देती थी या वो जर्मनी को एक्सपोर्ट कर देती थी। मतलब कॉलोनीज को जहां से प्राइस अच्छा मिलता था उस कंट्री को ये एक्सपोर्ट कर देती थी। जहां से प्राइस अच्छा मिलता था उस कंट्री को एक्सपोर्ट कर देती थी, ठीक है। यूके ने कहा कि कॉलोनीज मेरी हैं, तो अगेन फायदा किसको होना चाहिए? सिर्फ मुझे होना चाहिए। ओनली एग्जिस्ट टू बेनिफिट द मदरलैंड। अच्छा, अब ये जितने भी उन्होंने कहा कि आज के बाद ये जो रॉ मटेरियल है ये कॉलोनीज वाले सिर्फ और सिर्फ यूके को एक्सपोर्ट करेंगे, उसके अलावा और किसी को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। इन दिस इनमरेटेड एक्ट उन्होंने कहा कि आज के बाद कॉलोनीज ये वाला जो सारा रॉ मटेरियल है वो यूके को एक्सपोर्ट करेंगे और किसी को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अब ये मर्केंटाइलिज्म किस तरह है आप देखें। ये जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिनको उन्होंने नंबर्ड किया, इनमरेटेड से क्या कहते हैं? नंबर्ड। जिनको इन्होंने नंबर्ड किया वो सारी की सारी पेरिशेबल कमोडिटीज हैं। पेरिशेबल मतलब अगर उनको कोई नहीं खरीदेगा तो वो खराब हो जाएंगी। ये शुगर केन है, अगर कोई इनको नहीं खरीदेगा तो वो खराब हो जाएंगी। अब देखो, जब ये कॉलोनीज किसी को भी ये कमोडिटी बेच सकती थी, जब ये कॉलोनीज अपनी कमोडिटी किसी को भी बेच सकती थी, तो जहां पे उनको अच्छी प्राइस मिलती थी वहां पे ये अपनी कमोडिटी को बेच देती थी। जब ये एक्ट पास हुआ, नाउ दे वर बाउंड टू सेल देयर कमोडिटी ओनली टू द यूके। आफ्टर द पैसेज ऑफ दिस एक्ट, colonies were bound to sell their commodities only to UK, ठीक है। अच्छा, अब ये कमोडिटीज कौन सी हैं? पेरिशेबल, कि अगर बेचेंगे नहीं तो क्या होगा? ये खराब हो जाएंगी। अब आप देखो कि जब उनके पास आजादी थी कि वो अपनी कमोडिटी, अपना रॉ मटेरियल किसी को भी बेच सकते थे, तो जहां से पैसे अच्छे मिलते थे वहां पे बेच देते थे। अब क्या है कि दे आर बाउंड टू सेल दिस कमोडिटी ओनली टू द यूके, और कमोडिटीज भी क्या है? पेरिशेबल। तो ये बेचारे किस प्राइस पे इनको बेचेंगे? यूके वाले इनसे किस प्राइस पे लेंगे? एट थ्रो अवे प्राइस, क्या कहते हैं? औने पौने दामों। तो यूके वही प्रोडक्ट इनसे औने पौने दामों लेके बाद में इन्हीं की प्राइस हाई करके बाकी यूरोपियन कंट्रीज को बेच देता था। यूके के एक्सपोर्टर्स उनसे वही प्रोडक्ट थ्रो अवे प्राइस पे लेके, मतलब बहुत ही चीप प्राइस पे लेके दोबारा उन्हीं प्रोडक्ट्स की कीमत को अप करके उनको बेच देते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये देखो कि जब उनके पास एक आजादी थी कि वो किसी को बेच सकते थे तो उनको फायदा हो रहा था। अब क्या हो रहा है? अब फायदा किसको हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ यूके को, लेकिन किसकी कॉस्ट पे? कॉलोनीज की कॉस्ट पे। तो जब आपकी ट्रेड प्रैक्टिस ऐसी हो कि सिर्फ आपको फायदा हो और दूसरा बेशक जाए बाहर में, दिस इज कॉल्ड मर्केंटाइलिज्म, एंड हाउ दिस इनमरेटेड एक्ट वाज अ काइंड ऑफ मर्केंटाइलिज्म। ओके,
Next is this S. This is staple act. ये स्टेपल एक्ट में क्या होता था? स्टेपल एक्ट में ये होता था कि स्टेपल है स्टेपलर से किसी चीज को स्टेपलर कर देना, ठीक है ना। इसको मैं पहले तुम्हें समझाता हूँ कि ये एक्ट पास हुआ इन 1663 एंड दिस एक्ट इज कॉल्ड स्टेपल एक्ट। अब ये आखिरी है नेस का, नेविगेशन एक्ट, इनमरेटेड एक्ट एंड स्टेपल एक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे आपको पता है कि कॉलोनी से इधर क्या जाता है हमेशा मदरलैंड में? रॉ मटेरियल, और मदरलैंड से कॉलोनी में क्या जाता है? फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, अब इनका रॉ मटेरियल के ऊपर तो कंट्रोल हो गया, किसके जरिए? थ्रू, जो लोग रिपीट का कह रहे हैं ये देखो, थ्रू किसके जरिए? इनमरेटेड एक्ट के जरिए। बिकॉज वाया इनमरेटेड एक्ट उन्होंने कहा कि जितना भी रॉ मटेरियल है यूके की कॉलोनीज का, वो सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा? सिर्फ यूके में आएगा और किसी भी कंट्री के पास नहीं आएगा। अभी लोग चाहते थे कि मेरी कॉलोनी में जो फिनिश प्रोडक्ट हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ यूके के यूज हो। अभी लोग चाहते थे कि यूके की कॉलोनीज में फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी सिर्फ और सिर्फ यूके के यूज हो। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने यहाँ पे ये किया कि ये कॉलोनीज हैं और यहाँ पे बाकी कंट्रीज जैसे फ्रांस है, जैसे जर्मनी है, जैसे यूके था, लोग पहले किसी से भी फिनिश प्रोडक्ट मंगवा लेते थे। शुगर से शुगर केन से शुगर बनती है, तो पहले ये किसी से भी शुगर मंगवा लेते थे कि जहां से शुगर कम प्राइस पे मिलेगी वहां से मंगवा लेंगे। तो यूके ने इन सब का रास्ता बंद करने के लिए एक्ट पास किया, स्टेपल एक्ट। स्टेपल एक्ट में ये किया कि आज के बाद अगर किसी यूरोपियन पावर ने कॉलोनीज के साथ ट्रेड करनी है, यूके की कॉलोनीज के साथ ट्रेड करनी है, तो जो भी प्रोडक्ट होगी पहले वो प्रोडक्ट यूके की पोर्ट पे लाई जाएगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो जिस भी शिप पे लाई जाएगी वो उस शिप से अनलोड होगी। क्यों? बिकॉज यूके से इधर जो भी चीज जाएगी वो किस पे जाएगी? तो किसके शिप पे? यूके के शिप पे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? तीसरी बात ये हुई कि वो जो भी प्रोडक्ट होगी उसके ऊपर स्टेपल ड्यूटी लगेगी। दोबारा फिर उसके ऊपर ड्यूटी लगेगी, स्टेपल ड्यूटी लगेगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि जो भी वो प्रोडक्ट होगा उसकी चेकिंग होगी, और चेकिंग के बाद उसके वो दोबारा वही कमोडिटी रीलोड होगी। किसके ऊपर? यूके के शिप के ऊपर। अब आप ये देखो
कि एक पूरा कोई जहाज आया, कोई शिप आया, उसके ऊपर एक चीज थी, पहले वो अनलोड हो, उसके चार्जेस लगे, उसके बाद उस चीज के ऊपर स्टेपर ड्यूटी लगे, उसके बाद उस चीज की चेकिंग हो, टाइम वेस्ट हो, उसके बाद वो चीज दोबारा रीलोड हो, फिर चार्जेस लगे। तो अब आप खुद सोचो कि इस एक्ट के बाद किसी और कंट्री के पास ये सहूलत रही कि वो अपने फ्रेश प्रोडक्ट कॉलेज को भेज सके? नो। तो फिर सिर्फ और सिर्फ किसके पास ऑप्शन थी? यूके के पास। तो यूके फिर सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट भेजता था और किसी के प्रोडक्ट नहीं भेजता था। तो इस एक्ट के साथ भी फायदा किसका हुआ? यूके का, और लॉस किसका हुआ? कॉलोनीज का। ठीक है, सो दिस वाज आल्सो अ सॉर्ट ऑफ मर्केंटाइलिज्म। अब मैंने आपको एनालिसिस के साथ, एनालिसिस के साथ प्रूव करके बताया कि हाउ नेविगेशन एक्ट, इनमरेटेड एक्ट एंड स्टेपल एक्ट वर मर्केंटाइलिज्म।